बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेरापेटिक इंटरवेंशंस। उसका लेक्चर 2 हम पढ़ रहे हैं जो कि अल्टर्ड मूड स्टेट्स है। उसका मूड डिसऑर्डर ए डिप्रेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को मूड डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था, मूड डिसऑर्डर्स के टाइप्स के बारे में बताया था, और उसमें से डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन आप कह ले, उसको हमने स्टार्ट किया था। उसके टाइप्स डिस्कस की थी, उसकी डिफिनीशन डिस्कस की थी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड बताए थे जो कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थे। आज हम देखेंगे कि डिप्रेशन के काजेज़ क्या हो सकते हैं। तो लिखा है, देयर इज़ नो सिंगल काज फॉर डिप्रेशन, मैनी फैक्टर्स प्ले ए रोल इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, लाइफ इवेंट्स, मेडिकल कंडीशंस एंड वे पीपल रिएक्ट टू थिंग्स दैट हैपन इन देयर लाइव्स। यानी डिप्रेशन के लिए कोई सिंगल काज नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स जो है उनका रोल होता है कि जब बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन कर देते हैं अपने अपने, तो उनकी वजह से फिर डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिनमें जेनेटिक्स का रोल है, इन्वायरमेंट का रोल है, बहुत सारे लाइफ इवेंट्स का रोल है कि इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो कैसी चल रही है। मेडिकल कंडीशंस ऐसे होते हैं कि कोई किसी बीमारी का पता चल जाता है जो कि उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है या पॉसिबल नहीं होती, या कोई बहुत ज़्यादा स्टिग्मा सर पे लगने वाली ऐसी कोई डिसऑर्डर होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बंदे पे डिप्रेशन उसका पड़ता है और वो इस कंडीशन में चला जाता है। या फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि लोग अपनी उनकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा होता है तो उसको वो किस तरीके से परसीव करते हैं और फिर रिस्पॉन्स किस तरीके से करते हैं। तो उनकी परसेप्शन और उनकी रिस्पॉन्स का ये जो वे ऑफ रिस्पॉन्स और वे ऑफ परसेप्शन है, इस पे भी बड़ा जो है डिपेंड करता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो सीरियसली लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों की वजह से ख़ुद को फेलियर, ख़ुद को होपलेस, हेल्पलेस समझने लगते हैं, तो ऐसे लोग जो है उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जेनेटिक्स का लिखा है कि रिसर्च शोज़ दैट डिप्रेशन रन इन फैमिलीज़ एंड दैट सम पीपल इनहेरिट जीन्स दैट मेक इट लाइकली फॉर देम टू गेट डिप्रेस्ड। रिसर्च से ये बात पता चली है कि डिप्रेशन जो है वो फैमिलीज़ में रन करती हैं। कुछ लोग जो है अपने साथ ऐसे जीन लेके आ जाते हैं दुनिया में कि उनकी वजह से फिर वो उन जीन की वजह से जीन्स के प्रोडिस्पोजिशन की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन नॉट एवरी वन हु हैज़ जेनेटिक मेकअप फॉर डिप्रेशन गेट डिप्रेस्ड थ्रो, एंड may people who have no family history of depression have the condition. So although genes are one factor, they aren't the single cause of depression. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिनका जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन है, जेनेटिक मेकअप ऐसी है कि उनको डिप्रेशन हो सकती है तो उनको खामखा डिप्रेशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी में डिप्रेशन की प्रोडिस्पोजिशन होती है, जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन, लेकिन उसके लाइफ में चीज़ें जो है वो ऐसे बैलेंस से चल रही होती है कि एनवायरनमेंट का उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो उसे लाइफ टाइम के लिए कोई भी डिप्रेशन नहीं होती है, जबकि उसमें जीन मौजूद होता है। तो इसीलिए ये जो जेनेटिक फैक्टर है ये सिर्फ एक ही फैक्टर है कि इसकी वजह से डिप्रेशन काज हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को ये जीन हो तो उनको खामखा में डिप्रेशन हो। ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी कोई जेनेटिक उनकी हिस्ट्री नहीं होती, कोई इनहेरिट वो नहीं करते, लेकिन ऐसे ही लाइफ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो ज़िंदगी में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लाइफ इवेंट्स का क्या रोल है? The death of family member, friend or pet can go beyond normal grief, sorrow and sometimes lead to depression. क्या होता है कि किसी फैमिली मेम्बर की डेथ कह ले या फ्रेंड की, या लोग बहुत ज़्यादा जो है पेट्स पाल के उनके साथ बहुत ज़्यादा वो अटैच हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा उनके साथ अटैचमेंट हो जाती हैं, फिर उनकी जब डेथ हो जाती है तो फिर ये जो नॉर्मल ग्रीफ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, प्रोलॉन्ग ग्रीफ जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, सारों का शक्ल अख्तियार कर लेती है, और इसकी वजह से जाके फिर डिप्रेशन होता है इस ग्रीफ की वजह से। तो ग्रीफ जो है वन लीडिंग काज है डिप्रेशन की।
Other difficult life events such as when parent divorce, separate or remarry can trigger depression. दूसरे भी लाइफ इवेंट जैसे कि अगर पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाए, पेरेंट्स जो है वो अलग अलग हो जाए, या फिर पेरेंट की दोबारा शादी हो जाए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, उसकी सिंगल मदर है और सिंगल मदर की अगर शादी हो जाए दोबारा, तो वो बच्चा जो है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता उस लाइफ के साथ, वो जो है किसी दूसरे शख्स को अपना फ़ादर नहीं वो मान सकता आसानी से। तो इस तरह ये जो इवेंट्स होती हैं तो इनकी वजह से भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। Even events like moving or changing school can emotionally challenging enough that a person become depressed. इवन ये कि स्कूल चेंज करना या किसी एक स्कूल से मूव करके दूसरे स्कूल में जाना, ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं इमोशनली। ये इमोशनली इतने चैलेंजिंग होते हैं कि इनकी वजह से भी अगर इंसान की परसेप्शन ऐसी हो कि वो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, तो फिर उसको वो काफ़ी होते हैं कि ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें भी, छोटी छोटी सी लाइफ इवेंट भी उसको डिप्रेशन में डाल सकती हैं। फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट For some people, a negative, stressful or unhappy family atmosphere can affect their self-esteem and lead to depression. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि अगर उनके फैमिली में अनहैप्पी फैमिली रिलेशनशिप है, स्ट्रेसफुल नेगेटिव रिलेशनशिप्स उनके चल रहे हैं, तो इनकी वजह से उनकी सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाती है। वो जो खुद एतमादी उनकी होती है, जो उनके जहन में अपनी एक इज़्ज़त होती है, वो कम हो जाती हैं। उसके लो होने की वजह से, सेल्फ़ इस्टीम के ख़राब होने की वजह से वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। This can also include high stress living situations such as poverty, homelessness and violence in the family relationship or community. इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकती है कि अगर फैमिली और सोशल एनवायरनमेंट एक इंसान का बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेसफुल लिविंग सिचुएशन है, जैसे कि या तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गुर्बत है, घर नहीं है, बेघर है लोग, या फिर फैमिली में या किसी रिलेशनशिप में या कम्युनिटी के अंदर वॉयलेंस है, तशद्दुद हो रहा है, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है। सब्सटेंस यूज़ एंड अब्यूज़ It also can cause chemical changes in the brain that affect mood. Alcohol and some drugs are known to have depressant effect. The negative social and personal consequences of substance abuse also can lead to severe unhappiness and depression. सब्सटेंस यूज़ करना और एब्यूज़ करना, इनकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं इनकी वजह से ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से मूड जो है वो अफेक्ट होती है। अल्कोहल और कुछ ऐसे ड्रग्स जो है उनके लिए ये जाना जाता है कि उनका डिप्रेशन अफेक्ट होता है इंसान की ज़िंदगी में। और दूसरी बात ये कि जो अल्कोहल यूज़ करने की वजह से या ड्रग एब्यूज़ करने की वजह से जो उसके सोशल कंसिक्वेंसेस होते हैं कि सोसाइटी फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करती, आप पे एक बड़ा सा धब्बा लग जाता है, स्टिग्मेटाइजेशन आपकी होती है। तो इस वजह से इंसान जो है सीवियर अनहैप्पीनेस में चला जाता है और वो सीवियर अनहैप्पीनेस डिप्रेशन का शक्ल अख्तियार कर लेती है। मेडिकल कंडीशन, सर्टेन मेडिकल कंडीशन कैन अफेक्ट हार्मोन बैलेंस एंड देयरफॉर हैव एन इफेक्ट ऑन मूड। ज़ाहिरी सी बात है कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होती हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से फिर मूड अफेक्ट होता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, या फिर ऐसे दूसरे भी एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़, पार्किंसंस डिजीज़ को ले ले। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो हार्मोनल चेंजेस आती है तो इनकी वजह से मूड डिप्रेस्ड हो जाता है और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉमन है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इलनेस ऑफन को एग्जिस्ट विद डिप्रेशन, इस तरह भी होता है कि डिफरेंट इलनेसेस जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं डिप्रेशन के साथ, या तो फिर उन इलनेसेस की वजह से डिप्रेशन हुई होती है या फिर डिप्रेशन की वजह से वो इलनेसेस आए हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टिंग में वो मौजूद होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। इसकी वजह से वो दोनों जो सूरत हाल है इलनेस की भी और डिप्रेशन की भी, दोनों मज़ीद कम्प्लिकेटेड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डेट के अगर वो अलग अलग हो तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, लेकिन एक साथ जब होते हैं तो दोनों जो है दोनों मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। डिप्रेशन ऑफन को एग्जिस्ट विद अदर इलनेसेस, सच इलनेसेस में प्रीसीड यानी लीड द डिप्रेशन, कॉज इट एंड और बी ए कंसिक्वेंस ऑफ इट। देखिए लिखा है कि डिप्रेशन बहुत सारे दूसरे इलनेसेस के साथ को एग्जिस्ट भी करती हैं
ऐसे इलनेसेस या तो उन इलनेसेस की वजह से डिप्रेशन हो जाती हैं या फिर डिप्रेशन की कंसिक्वेंस में वो इलनेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। इट इज़ लाइकली दैट द मैकेनिक्स बिहाइंड द इंटरसेक्शन यानी जंक्शन ऑफ डिप्रेशन एंड अदर इलनेसेस डिफर फ्राम एवरी पर्सन एंड सिचुएशन रिगार्डलेस दीज अदर co-occurring illness need to be diagnosed and treated। यानी दूसरी बात इसमें यह भी है कि इसकी जो जॉइनिंग होती है डिप्रेशन और इलनेस की, इसके पीछे हम इसकी जो जंक्शन को अगर देख लें कि इसके पीछे ये जंक्शन किस तरीके से करती है, तो ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ इसके पीछे बातें होती हैं। लोगों की परसेप्शन और लोगों का सिचुएशन को परसीव करना और उसके लिए रिस्पॉन्स करना पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। इसीलिए इलनेसेस और डिप्रेशन की जो जंक्शन होती है उसके बिहाइंड जो बातें हैं जिनकी वजह से होती है, तो वो भी पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। लेकिन इस सब के बरअक्स अगर को-ऑकरिंग हो जाती हैं तो इनको डायग्नोज करना और ट्रीट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको डायग्नोज करके अगर ट्रीट किया जाए तो फिर अगर एक को ट्रीट किया जाए तो दूसरे की शिद्दत कम हो सकती है। अक्सर इस तरह होता है कि डिप्रेशन को अगर ट्रीट किया जाए तो इलनेस खुद से ठीक हो जाती है। Anxiety disorders such as post-traumatic stress disorder, PTSD, obsessive-compulsive disorder, panic disorder, social phobia and generalized anxiety disorder often accompany depression। ये जितने भी हमने डिसऑर्डर अभी मैंने नाम लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर का मैंने कहा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मैंने कहा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मैंने कहा, पैनिक डिसऑर्डर का मैंने कहा, सोशल फोबिया का, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का, तो ये सब इस यूनिट के जो लेक्चर 1 है उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से कोई नया है इस वीडियो लेक्चर में जिसने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो आप वो वीडियो लेक्चर देख लें। इस वीडियो लेक्चर के एंड में प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप यूनिट 7 लेक्चर 1 एंजाइटी एंड डिसफंक्शनल एंजाइटी डिसऑर्डर देख लेंगे, तो उसमें ये सब डिटेल से मौजूद हैं। और यहाँ पे कहना है कि ये सारी जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं जिनका भी हमने नाम लिया, तो ये डिप्रेशन के साथ साथ हो सकती हैं, को एग्जिस्ट कर सकती हैं। People experiencing PTSD are especially prone to having co-occurring of depression, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिनको होती है, कोई ट्रॉमा हो गया उनकी लाइफ में, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो उसकी वजह से जो उस ट्रॉमे के बाद उनको स्ट्रेस डिसऑर्डर होती हैं जिसे हम PTSD कहते हैं, तो ये जब जिन लोगों को होती हैं तो वो ज़्यादातर प्रोन होते हैं कि फिर वो इससे ठीक नहीं होते बल्कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस एब्यूज़ आर डिपेंडेंस में आल्सो को अकर विद डिप्रेशन। ज़ाहिरी सी बात है कि अल्कोहल यूज़ करना या दूसरे सब्सटेंस एब्यूज़ करना ये भी को एग्जिस्ट कर सकती है डिप्रेशन के साथ। या तो डिप्रेशन की वजह से सब्सटेंस एब्यूज़ और अल्कोहल स्टार्ट किया हुआ होगा, या फिर सब्सटेंस एब्यूज़ और अल्कोहल यूज़ करने की वजह से डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट हुई होगी। इन फैक्ट रिसर्चर हैज़ इंडिकेटेड दैट को एग्जिस्टेंस ऑफ मूड डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस एब्यूज़ इज़ परवेसिव एमोंग US पॉपुलेशन। इनफैक्ट ये कि रिसर्च से ये बात पता चली है कि जिन लोगों को मूड डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनके साथ को एग्जिस्टिंग में सब्सटेंस एब्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा परवेसिव होता है US पॉपुलेशन में। जब देखा गया तो इस बात का पता चला। परवेसिव मींस कि वाइडली स्प्रेडिंग, बहुत ज़्यादा उनमें पाई जाती है। डिप्रेशन also often coexist with other serious medical illnesses such as heart disease, stroke, cancer, HIV, AIDS, diabetes and Parkinson's disease। दूसरे ये जो डिजीज़ होते हैं जैसा कि डिप्रेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स हार्ट अटैक जो होती है, हार्ट डिजीज़ जो होते हैं, तो उनका अगर लोगों को पता चलता है कि उनमें हार्ट डिजीज़ अगर डायग्नोज हो जाती हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर स्ट्रोक की वजह से, या फिर कैंसर की वजह से, कैंसर का जब पता चल जाता है, कैंसर की डायग्नोसिस हो जाती है तो उसकी वजह से। इसके अलावा HIV, एड्स, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जितने भी होते हैं बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मेटाइजेशन इनमें होती हैं, तो इसी वजह से इनकी वजह से डिप्रेशन में जाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। डायबिटीज़ की वजह से, पार्किंसंस डिजीज़ की वजह से, पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर तो डोपामीन लेवल जो है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि वो जो सब्सटेंशिया निग्रा होता है वहाँ उसकी डैमेज हो चुकी होती है, डोपामीन नहीं बन रही होती है, तो डोपामीन की लेवल जब कम होती है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। Studies have shown that people who have depression in addition to another serious medical illness tend to have more severe symptoms of both depression and medical illnesses।
more difficulty adapting to their medical condition and more medical costs than those who do not have coexisting depression। स्टडीज़ से ये बात भी पता चला है कि जिन लोगों को डिप्रेशन के साथ साथ कोई और सीरियस मेडिकल इलनेस होती है तो उनमें डिप्रेशन के सिम्टम भी और उस मेडिकल इलनेस के सिम्टम भी मज़ीद जो है वो सीवियर होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उस मेडिकल कंडीशन में जो डिप्रेशन के साथ होती है, और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है कोएग्जिस्टिंग डिप्रेशन के साथ साथ जब कोई मेडिकल कंडीशन होती है। Research has yielded increasingly evidence that treating the depression can also help improve the outcome of treating the co-occurring illnesses। तो रिसर्च से ये बात भी पता चला है कि अगर डिप्रेशन को ट्रीट किया जाए पहले और फिर उसको ऑकरिंग इलनेस को ट्रीट किया जाए तो डिप्रेशन अगर नहीं है तो उसकी आउटकम जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, दूसरे डिजीज़ की वो भी आसानी से फिर ठीक हो जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसके पीछे कि जो डिप्रेशन हो जाती हैं तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है, कौन कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं उनकी वजह से ये होती हैं। तो लिखा है रिसर्च इंडिकेट दैट डिप्रेसिव इलनेसेस आर डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन। ज़ाहिरी सी बात है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर ब्रेन ही की डिसऑर्डर है। ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजीज सच एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI हैव शोन दैट द ब्रेन ऑफ पीपल हु हैव डिप्रेशन लुक डिफरेंट दैन दोज who are without डिप्रेशन। यानी MRI से ये बात पता चली है, ये बात वाज़ेह हुई है रिसर्च में है कि जिन लोगों को डिप्रेशन होती है तो उनकी और जिन लोगों को नहीं होती, जो नॉर्मल लोग होते हैं, तो उनकी ब्रेन जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मूड, थिंकिंग, स्लीप, एपिटाइट एंड बिहेवियर अपीयर टू फंक्शन एबनॉर्मली। जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जो मूड को रेगुलेट करते हैं, थिंकिंग को, एपिटीट को और स्लीप को, बिहेवियर को, तो वो एबनॉर्मली फंक्शन करने लगते हैं। और जब वो एबनॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं तो उसमें बंदा जो है वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। इन एडिशन इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल दैट ब्रेन सेल्स यूज टू कम्युनिकेट अपीयर टू बी आउट ऑफ बैलेंस। जो इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनकी वजह से, जिनके ज़रिए ब्रेन के सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनकी भी अगर बैलेंस में ख़राबी आ जाए तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन काज हो जाती हैं। जैसे कि सेरोटोनिन की लेवल कम हो गई, डोपामीन की लेवल कम हो गई और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल कम हो गई, तो इन सब की वजह से डिप्रेशन काज हो सकती हैं। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। सिम्टम्स मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बता दिए थे, यहाँ पे दोबारा देखते हैं कि क्या लिखा है। पीपल विद डिप्रेसिव इलनेस डू नॉट ऑल एक्सपीरियंस द सेम सिम्टम्स। सबको एक जैसे सिम्टम्स नहीं होते, पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स भी वेरी करती हैं। द सीवियरिटी, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एंड हिज हर पर्टिकुलर इलनेस। परसिस्टेंट सैड एंजियस आर एम्प्टी फीलिंग। परसिस्टेंटली सैडनेस उनको होती है, एंजियस फील करते हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं, होपलेसनेस फील करते हैं, पेसिमिज्म उनको होता है, किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, भरोसा किसी पे नहीं होता, ख़ुद पे भरोसा नहीं होता, ख़ुद के लिए वो पेसिमिज्म करते हैं, डिस्ट्रस्ट शो करते हैं। उनको गिल्ट फील होती है, वर्थलेस ख़ुद को समझते हैं, ख़ुद को हेल्पलेस समझते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, रेस्टलेसनेस उनको फ़ील होती है। उनकी जो पहले के जो उनके हॉबीज़ थे जिनमें वो प्लेजरेबल थे, उनके लिए खुशी महसूस करते थे, तो अब उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड है, सेक्सुअल ड्राइव भी उनकी डिप्रेशन के अंदर रिड्यूस हो जाती हैं। फटीग होता है, एनर्जी उनकी डिक्रीज़ होती है, कंसंट्रेशन करने में उनको तकलीफ़ होती है, चीज़ों को वो याद नहीं कर पाते, मेमोरी उनकी ख़राब हो जाती है, वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ैसला करते वक्त कि अभी मैंने उठना है या नहीं सोते रहना है। तो इस डिसीजन में कि उठना है या सोते रहना है उन्हें कितने घंटों लग जाते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते। इंसोम्निया उनको होती है, या फिर इस तरह हो सकता है कि एक्सेसिव स्लीप भी हो सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग वेकफुलनेस उनको होती है, रात को थोड़ी देर वो सो जाते हैं फिर उठ जाते हैं, फिर नींद उनको नहीं आती। ओवर ईटिंग भी हो सकती है, या फिर एपेटाइट लॉस भी हो सकती हैं। उनको सुसाइड के थॉट्स आते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि 4 में से 1% पॉपुलेशन जो है उनको डिप्रेशन हो जाती है, और उनमें से जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से 15% जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं।
परसिस्टेंट एक्स उनको होती है जिन्हें हम सोमेटिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। हेडेक होती हैं, क्रैम्प्स होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, और इवन उनकी अगर ट्रीटमेंट भी की जाए तो उससे भी वो फिर ठीक नहीं होते। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देख ले कि डायग्नोसिस हम किस तरीके से करते हैं। तो लैब स्टडीज़ हम करते हैं, लेकिन कोई भी डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी टेस्ट जो है वो मूड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए अवेलेबल नहीं है। हम क्लिनिकल हिस्ट्री और फिज़िकल फाइंडिंग्स जो है उन पे फोकस करके इसकी डायग्नोसिस कर लेते हैं, लेकिन लेबॉरेटरी टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि जो दूसरे पोटेंशियल मेडिकल इलनेसेस है उनको हम एक्सक्लूड कर सकें, उनको हम इसके साथ कंफ्यूज ना हो। तो इसीलिए उनको एक्सक्लूड करने के लिए हम लेबॉरेटरी इवैल्यूएशन भी करते हैं। सिटी स्कैन, एमआरआई करते हैं ब्रेन की, ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी हम करते हैं जिसमें हम ब्रेन एक्टिविटी को देखते हैं, लंबर पंक्चर हम करते हैं विनरल डिजीज़ रिसर्च लेबॉरेटरी के लिए, जिसमें हम जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनको देखते हैं कि कहीं वो सीएसएफ में अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले से उनको कोई विनरल डिजीज़ थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। लाइम एंटीबॉडी हम करते हैं। लाइम एंटीबॉडी टेस्ट से लाइम डिजीज़ जो है उसकी कन्फर्मेशन हो जाती है। अगर लाइम एंटीबॉडी मौजूद है, लाइम एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि लाइम डिजीज़ है पेशेंट को। लाइम डिजीज़ एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसमें एक बैक्टीरिया, बोरीलिया बैक्टीरिया जिसका नाम है, उसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। इसके सिम्टम्स में इस तरह होता है कि फ़ीवर होती है, हेडेक होती है, स्किन रैशेस होते हैं, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये हार्ट को, जॉइंट को और नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर लेती है। नर्वस सिस्टम को इस तरीके से इफ़ेक्ट करती है कि इस दौरान बहुत सारे इसकी वजह से नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज़ स्टार्ट होते हैं, और बंदा जो है जिस तरह शिज़ोफ्रेनिया के अंदर, जिस तरह पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर उसमें जो एबनॉर्मलिटीज़ आते हैं, तो यही एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो इसके अंदर भी आ रही होती हैं। तो इसीलिए इसके लिए हम टेस्ट करते हैं कि कहीं लाइम डिजीज़ तो नहीं है। सेल काउंट हम करते हैं, केमिस्ट्री हम देखते हैं डिफरेंट टेस्ट करके, और प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम करते हैं। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एम प्रोटीन जो कि एक एबनॉर्मल प्रोटीन है उसको देखते हैं। अक्सर जब माइलोमा होती है जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है बोन मैरो की, तो उस टाइम एम प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव आती हैं। तो इस तरह डिफरेंट कैंसर्स वगैरह की वजह से भी, और दूसरी बात ये कि डिफरेंट प्रोटीन चेंजेस की वजह से जिनका पता इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस से हो जाता है, तो उनकी वजह से भी डिप्रेशन काज हो सकती है। ब्रेन में डिफरेंट एबनॉर्मल फंक्शंस स्टार्ट होते हैं। इसीलिए मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम देख लें डिप्रेशन की, तो लिखा है एंटी डिप्रेसेंट वर्क्स टू नॉर्मलाइज नेचुरली ऑकरिंग ब्रेन केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, नोटेबली सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एंटी डिप्रेसेंट्स का काम क्या होता है, वो जाके ब्रेन के अंदर जो नेचुरली जो पैदा होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी जो लेवल होती है, उसकी जो बैलेंसिंग होती है उसको ठीक कर देती है, यानी उनकी जो इम्बैलेंस हुई होती है उसको दोबारा बैलेंस में ले आती हैं। ख़ास करके सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लिए ड्रग्स बने हुए हैं। वो जब हम देते हैं एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन के पेशेंट को, तो वो जाके उनकी लेवल को नॉर्मलाइज़ करती है। जब लेवल उनकी नॉर्मलाइज़ हो जाती है तो डिप्रेशन सबसाइड हो जाती है। अदर एंटी डिप्रेसेंट वर्क ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। कुछ ऐसे भी एंटी डिप्रेसेंट हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन जो है उस पे काम करती है, डोपामीन के लेवल को ठीक कर देती है। Scientists studying depression have found that these particular chemicals are involved in regulating mood, but they are unsure of exact way in which they work. Scientists जो होते हैं उन्होंने स्टडीज़ से ये प्रूव किया है कि डिप्रेशन जो है वो इस वजह से होती है जब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, क्योंकि यही न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे मूड को रेगुलेट रखते हैं, लेकिन उनको भी इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि कैसे वो मूड को रेगुलेट रखती है। Newest and most popular type of antidepressant medications are called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). SSRIs include फ्लोक्सिटीन, प्रोजेक के नाम से जो आता है, सिटालोप्राम है, सेलेक्सा के नाम से आता है, सर्ट्रेलिन है, जोलोफ्ट के नाम से आता है, और सेवरल दूसरे भी हैं। तो ये सबसे पॉपुलर यूज़ होने वाले एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं जिनको हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। इनका क्या काम होता है, ये सिलेक्टिवली जाके सेरोटोनिन की रीअपटेक होने नहीं देते हैं। जब सेरोटोनिन की रीअपटेक नहीं होती है तो इसकी लेवल बढ़ जाती है, और इसकी लेवल जब बढ़ जाती है, बैलेंस में आ जाती है, तो फिर डिप्रेशन सबसाइड हो जाती है।
सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी है जिन्हें हम SNRIs कहते हैं, जो कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों की जो रीअपटेक है उसको बंद कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी लेवल ठीक हो जाती हैं, तो फिर डिप्रेशन भी सबसाइड हो जाती हैं। और जो SNRIs हैं उनमें कौन कौन से ड्रग्स हैं, वेनलेफेक्सिन का बताया है, इफेक्सर के नाम से जो आता है, और ड्यूलोक्सिटीन जो है सेम्बेल्टा के नाम से आता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। SSRIs एंड SNRIs आर मोर पॉपुलर देन ओल्डर क्लासेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट सच एज tricyclic, named for their chemical structure, and monoamine oxidase inhibitors because they tend to have fewer side effects। और जो ओल्ड जो एंटी डिप्रेसेंट है, ओल्ड क्लासेस है एंटी डिप्रेसेंट के, जैसे कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, जिनकी स्ट्रक्चर की वजह से हम इनको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है, जो कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स होते हैं, तो उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं SNRIs और SSRIs, क्योंकि SNRIs और SSRIs जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। हाउएवर मेडिकेशन अफेक्ट एवरीवन डिफरेंटली, नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच टू मेडिकेशन एग्जिस्ट देयरफॉर फॉर सम पीपल ट्राईसाइक्लिक और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में बी द बेस्ट चॉइस। लेकिन असल बात तो ये है कि मेडिकेशंस जो है वो हर बंदे पे अलग अलग इफ़ेक्ट होता है मेडिकेशंस का। कोई भी ऐसा अप्रोच नहीं है मेडिकेशन के लिए कि वन साइज़ फिट ऑल, के एक जो है वो सब पे फिट हो जाए। तो इसीलिए कुछ लोगों के लिए ट्राईसाइक्लिक और जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है वो भी बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। समटाइम स्टिमुलेंट्स, anti-anxiety medications or other medications are used in conjunction with antidepressant, especially if the patient has a coexisting menial or physical disorder। कुछ टाइम इस तरह भी किया जाता है कि एंटी एंजाइटी मेडिकेशन और कुछ स्टिमुलेंट्स जो है, स्टिमुलेंट्स ऐसे मेडिकेशन जो कि स्टिमुलेट करती हैं हमारे बॉडी में, एक स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट जो है वो स्टार्ट कर लेती है। आगे जाके ड्रग्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो उसमें ये चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगी। बस अभी समझ लें कि स्टिमुलेंट्स भी होती हैं जो कि जिनका हमारे बॉडी पे स्टिमुलेट इफ़ेक्ट जो है वो होता है, स्टिमुलेट करने वाला इफ़ेक्ट। तो ऐसे मेडिकेशंस भी हम यूज़ करते हैं, ख़ास करके उस टाइम जब कोएग्जिस्टिंग में मेनिया होती है या फिर फ़िज़िकल डिसऑर्डर होती है। मेनिया के अंदर अक्सर हम एंटी एंजाइटी मेडिकेशन यूज़ करते हैं, और अगर फ़िज़िकल डिसऑर्डर कोई हो तो उसमें हम स्टिमुलेंट भी यूज़ करते हैं। हाउएवर neither anti-anxiety medication nor stimulant are effective against depression when taken alone। अगर alone ले हम anti-anxiety medication भी ले या हम stimulants भी ले तो इसका कोई भी असर नहीं होगा डिप्रेशन पे। and both should be taken only under doctor's close supervision, और दोनों जो है वो डॉक्टर के क्लोज सुपरविजन में यूज़ करने चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए ये काफ़ी है। नर्सिंग कंसिडरेशन से आगे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है, तो वो अगर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, और लंबा वीडियो जब बन जाता है फिर इसके एडिशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस से आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।